So we are solving the past paper questions of control accounts. Okay, we have question number 10 in which we are making purchases ledger control account. Purchases ledger control account बना रहे हैं. ठीक है ना. इसके अंदर स्टार्ट करेंगे हम. तो वी आर डूइंग द पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स. ठीक है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे इसके अंदर. लेट्स सी द क्वेश्चन. द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर in Reena's purchase ledger control account on 29th February 2020. Total amounts due to credit suppliers कितने के हैं? 27450. Total of credit suppliers account which had been overpaid. Overpaid का मतलब क्या है? यानी कि ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो है माइनर बैलेंस है ये. देखो, कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर ना दो बैलेंसेस होते हैं अक्सर क्वेश्चन में. दो बैलेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक मेजर बैलेंस होता है, एक माइनर बैलेंस होता है. जैसे कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मेजर बैलेंस क्रेडिट साइड पर होगा और माइनर बैलेंस क्या होगा? डेबिट साइड पे. मेजर और माइनर बैलेंस का फर्क क्या होता है? जो मेजर बैलेंस वो होता है कि परचेज लेजर में आमतौर पे नेचर क्या है? जो सप्लायर होता है, सप्लायर से हमने लोन लिया होता है, मतलब उधार पे गुड्स लिए होते हैं, या फिर सप्लायर को हमने उधार दिया होता है? ये बताएं जरा मुझे. यस बेटा, कोई सवाल कर रहा हूं मैं. जो सप्लायर होता है, सप्लायर कौन होता है? जिससे हम गुड्स खरीदते हैं. अगर हम क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हैं सप्लायर से, ठीक है, अगर हम क्रेडिट पे सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं, तो सप्लायर को हमें पैसे देने हैं या लेने हैं उससे? देने हैं ना हमें. मतलब हमने क्रेडिट लिया हुआ है सप्लायर से. अगर हमने सप्लायर से क्रेडिट लिया हुआ है तो उसका मेजर बैलेंस कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट साइड पर. वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है. इसीलिए परचेज लेजर का जो मेजर बैलेंस होता है, बड़ा वाला बैलेंस, ये कहाँ पर आता है? क्रेडिट साइड. और माइनर बैलेंस क्या होता है? बहुत छोटा बैलेंस. ये कहाँ होता है? डेबिट साइड पर. क्यों? अगर हमने किसी सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दी है, अभी तक गुड्स आया नहीं है, पहले पैसे दे दिए हैं, तो ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा डेबिट साइड पर. ठीक है, अब यहाँ आ जाए जरा, लिखें. परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं. इसका मेजर बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड पर 27450 और माइनर बैलेंस आ गया 290. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट. नेक्स्ट है परचेजेस जर्नल. परचेज जर्नल 32480. सही है. मतलब परचेज जर्नल का मतलब ये परचेज है. 32480 किस साइड पर आएंगी परचेज? आप सबको पता होना चाहिए. पीएलसी के अंदर परचेज कहाँ पर आती है? क्रेडिट साइड पर. परचेज रिटर्न कहाँ आएंगी? डेबिट साइड पर. ये कैश परचेज आती ही नहीं कंट्रोल अकाउंट में. कंट्रोल अकाउंट में ना कैश परचेज आती है ना कैश सेल्स आती हैं. अच्छा, डिस्काउंट, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम्स, ये क्या चीज है? डिस्काउंट. अच्छा, कैश पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, कैश बुक में पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, ये कहां पर आएगा? डेबिट साइड पर. अगर हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? बैलेंस हमारा कम हो जाएगा ना. तो याद रखना, पीएलसीए की जो ये वाली डेबिट वाली साइड है ना, ये डिक्रीज वाली साइड है. और क्रेडिट वाली जो साइड होती है, ये इंक्रीज वाली साइड होती है. अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा बैलेंस कम हो रहा है. बैलेंस कम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो आपका डेबिट साइड पर आएगा. फिर उसके बाद टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम्स, ये क्या है? डेबिट साइड वाला जो होता है ना, ये कौन सा होता है? डिस्काउंट अलाउड होता है ये वाला. और क्रेडिट साइड वाला जो होता है, ये होता है डिस्काउंट रिसीव. बताओ कौन सा आएगा? पीएलसी में क्या आता है? डिस्काउंट अलाउड आता है, रिसीव्ड आता है? रिसीव्ड. और वो भी किस डिस्काउंट साइड पर रिसीव। आता है? डेबिट साइड पर. दिस विल कम ऑन द डेबिट साइड. देन जनरल contra entries to sale ledger purchase ledger. Contra entry will come on the debit side. अब आपको फॉर्मेट रटा हुआ होना चाहिए. जो मैंने आपको लॉजिक बताई है, वो लॉजिक इस काम की है कि फॉर्मेट याद करने के लॉजिक काम आ जाए आपको. लॉजिक क्या है? कि भाई कभी आप भूल गए तो आप लॉजिक लगाओगे, लेकिन आपको लॉजिक से चल रहे होगे बार बार, तो वक्त बहुत लग जाएगा, सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा. आपको याद होना चाहिए कि भाई ये आइटम्स जो है डेबिट पर आते हैं और ये आइटम्स जो है ये क्रेडिट पर आते हैं. ठीक है. इंटरेस्ट चार्ज बाय क्रेडिट सप्लायर ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स. इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, ये कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड पर. इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर क्रेडिट साइड पर आएगा. अब इन सब का टोटल कर लें जरा. इन सब का टोटल कर लें. हाँ जी. वैल्यूज डालें, मुझे सारी वैल्यूज बताएं. सबसे पहली क्या थी? हमने लिख दी 32480, फिर 1430. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 26980.
उसके बाद है डिस्काउंट कॉलम वाला, डिस्काउंट रिसीट 1060, काउंटर एंट्रीज 810, इंटरेस्ट चार्ज्ड ये हो गया 470, और फिर बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी के अंदर क्या होगा, देखो जब दो बैलेंस ब्रॉट डाउन तो बैलेंस कैरी डाउन भी दो होने चाहिए ना। एक उन्होंने बताया हुआ है, लिखा हुआ है कि एट 31 मार्च देयर वर नो ओवरपेड अकाउंट, कोई ओवरपेड अकाउंट नहीं है। देखो ये वाला जो है ना डेबिट बैलेंस, ये ओवरपेड अकाउंट का था। इसका ओपनिंग बैलेंस 290 था, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, जीरो, इन्होंने बता दिया है। अच्छा बैलेंस सीडी जो है ये वाला सीआर वाला हम निकालेंगे। अच्छा बैलेंस कैरी डाउन का रूल याद रखना कि ऑपोजिट होता है। डेबिट साइड पर जो होता है ना, ये जो आ रहा है इसको सीआर बैलेंस लिखते हैं, और क्रेडिट साइड वाले को डीआर डेबिट बैलेंस लिखेंगे। लेकिन ये वाला आपको बता दिया जीरो है। बस अब हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करके ये वैल्यू निकाल लो। बैलेंस सीडी क्या आ रहा है, बैलेंस सीडी बता रहे हैं ना, 29830, टोटल 60400, बैलेंस सीडी हो गया। तो बैलेंस सीडी होगा 29830, यही यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है। के बाद एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट क्या है, जरा देखें। ये जो कंट्रोल अकाउंट्स हैं, हम कंट्रोल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, जो मेन पर्पस है कंट्रोल अकाउंट्स का वो क्या है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। थोड़ा सा मेरी तरफ अटेंशन होगी बेटा सबकी। लेजर अकाउंट्स किसको कहते हैं, लेजर का मतलब क्या है, पता है व्हाट इज लेजर? नहीं पता? इतनी आसान, बहुत इजी बात है, इसका मतलब सबको पता होना चाहिए। लेजर मीन्स टी अकाउंट। ठीक है, लेजर किसको कहते हैं, टी अकाउंट। अब मुझे बताओ जरा, कंट्रोल अकाउंट किस चीज का है, ये क्या है, परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेजेस लेजर का मतलब क्या होता है, परचेजेस लेजर का मतलब है कि टी अकाउंट ऑफ सप्लायर्स। जो परचेजेस लेजर होती है ना, समझाने के लिए अभी नहीं लिखेंगे आप लोग, कुछ समझें सिर्फ। परचेज लेजर क्या होती है, टी अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स। सेल्स लेजर क्या होती है, सेल्स लेजर में आते हैं टी अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। अच्छा कंट्रोल अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि देखो जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, सेल्स जर्नल है, एक होती है, एक होता है सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल में आपने एंट्री लिखी, समझो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, चारों बंदों ने की एंट्री देखी। ठीक है, एक मिस्टर ए ने 100 रुपए का सामान लिया आपसे, बी ने 200 का लिया, सी ने 300 का लिया, डी ने 400, टोटल मिलाए कितने बन गए, बताएं, 1000। आपने हर बंदे का अलग अलग टी अकाउंट बनाना है। ये अलग अलग टी अकाउंट बना रहे होते हैं ना, इसको हम सेल्स लेजर कहते हैं। ये हेडिंग डाल देंगे सेल्स लेजर। अब आपको पता, आज पता चल गया लेजर किसको बोलते हैं, टी अकाउंट्स को। एक इंडिविजुअल टी अकाउंट को भी लेजर कहते हैं। सेल लेजर लिख दिया, मतलब ये हेडिंग है सेल्स लेजर। इसके अंदर जो है हर बंदे के टी अकाउंट आएंगे। किसके टी अकाउंट आएंगे, जिस जिसको सामान हमने बेचा है। मतलब मिस्टर ए का टी अकाउंट आएगा, मिस्टर बी का आएगा, मिस्टर सी का आएगा, चारों का आएगा। अब करते ही है हम कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन जो होती है ना, ये इंडिविजुअल टी अकाउंट में जाएगी। मतलब ये 100 रुपए मिस्टर ए के अकाउंट में चले गए, ये 200 रुपए मिस्टर बी के अकाउंट में चले गए, ये 300 मिस्टर सी के अकाउंट में, 400 मिस्टर डी के अकाउंट में, और कंट्रोल अकाउंट में पूरा क्या जाएगा, 1000। मेरी बात समझ रहे हैं, जरा थोड़ा सा इसको मैकेनिज्म को समझें, क्योंकि आगे जो चीज बताने वाला हूँ ना वो इससे रिलेट करेगी, अगर आपको ये ध्यान में होगा तो। देखो इंडिविजुअल एंट्रीज क्या होंगी, इंडिविजुअल बंदे के टी अकाउंट में जाती रहेंगी, सही है ना। मिस्टर ए के अकाउंट में कितना चला गया, 100 रुपए, कहाँ जाएगा मिस्टर ए के अकाउंट में, डेबिट साइड पर ही लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे और डेबिट पे लिख देंगे 100। मिस्टर बी के अकाउंट में डेबिट पे लिखेंगे 200 रुपए और सेल्स लिख देंगे। और कंट्रोल अकाउंट में क्या लिखेंगे, पूरा 1000 और साथ में सेल्स। तो कंट्रोल अकाउंट बनाने का पर्पस ये होता है कि इंडिविजुअली मैं इन बंदों का टी अकाउंट बना रहा हूँ, इनके सबके बैलेंस सीडी प्लस करूं तो वही आना चाहिए जो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस सीडी आ रहा है, ताकि एक रीचेक हो जाए कि अच्छा हमने सही तो गलती तो नहीं की कोई। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। कंट्रोल अकाउंट का टोटल शुड बी द सेम एज द टोटल ऑफ ऑल द बैलेंस सीडीज। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस सीडी वही होना चाहिए जो तमाम टी अकाउंट के बैलेंस सीडीज प्लस करके आता है। अब अगर देखो गलती मिस्टेक होती है, मिसाल के तौर पर अगर दोनों मैच नहीं करते, हम मिस्टेक्स ढूंढेंगे। तीन तरह के एरर होते हैं इसमें, तीन तरह के एरर। पहला एरर क्या है, यहाँ लिखे जरा, एरर्स, नाम नहीं है इसके, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं कि भाई ये तीन तरह के एरर्स आमतौर पे मोस्ट रिपीटेड होते हैं। नंबर वन, पहला एरर क्या होता है, एरर इन जर्नल। एरर इन जर्नल, अगर जर्नल के अंदर एरर हो जाए। बताओ, ये जर्नल में एक बंदे ने, मिस्टर ए ने मुझसे सामान खरीदा 100 रुपए का, अगर मैंने जर्नल में ही इसको 100 की जगह 1000 लिख दिया,
क्या होगा? कंट्रोल अकाउंट में गलत हो जाएगा या इंडिविजुअल में भी? इंडिविजुअल में भी, दोनों जगहों पे गलत होगा या किसी एक जगह होगा गलत? दोनों जगहों पर ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। क्योंकि भाई मैंने 100 की जगह 1000 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? आगे जाके ये टोटल भी गलत होगा। टोटल कंट्रोल अकाउंट में जाएगा और इंडिविजुअली इस बंदे के अकाउंट में क्या जाएगा? 1000। तो मतलब ये दोनों तरफ गलत हो गया। यानी ऊपर जाके लिख लेते हैं हम कि अगर एरर इन जर्नल है तो क्या होगा? बोथ। दोनों में तो ठीक खुद करना ही पड़ेगा। गलती पकड़ी किसने, दोनों बैलेंस हमारा पकड़े काम किसने? गलती पकड़ना नहीं, हम एग्जाम में गलती बता देंगे। लिख के देंगे ये गलती हुई है, आपको सही करना है सिर्फ। ये जाहिर है गलती पकड़ना बहुत मुश्किल है। जो दोनों जगह पे गलती हो वो पकड़ना बहुत मुश्किल होती है। फिर एरर इन टोटलिंग ऑफ जर्नल। अगर जर्नल की टोटलिंग गलत है, वैल्यू सही है लेकिन टोटलिंग गलत है, बताओ किस में मिस्टेक होगी? भाई जर्नल में 100 रुपये ही लिखा है। अब जर्नल का जब टोटल किया 1000 बनता था, गलती से 0 ज्यादा लगा दिया, 10,000 हो गया, कहाँ गलत होगा? उसका कंट्रोल अकाउंट का कंट्रोल काम अकाउंट में जाता है ना टोटल। तो मतलब टोटल गलत होगा तो क्या होगा? कंट्रोल अकाउंट गलत। इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो आ जाओ भाई, ये टोटल गलत होगा, मतलब कंट्रोल अकाउंट गलत होगा। फिर एरर इन पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। जर्नल से कॉपी करनी पड़ेगी। जर्नल से आगे कॉपी करने में गलती कर दी, मतलब जर्नल में ये 100 रुपए थे, 100 रुपए ही लिखे हैं, इसको आगे इस बंदे के अकाउंट में 1000 लेके चले गए। क्या होगा? किस में गलती है? इंडिविजुअल में। कंट्रोल अकाउंट में गलती नहीं है। इंडिविजुअल की गलती को हम बोलते हैं रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन में सही करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल की गलती को हम रिकंसिलेशन में जाके सही करेंगे। ठीक है। तो ये 3 तरह के एरर्स हैं जो मोस्ट कॉमनली आते हैं, आप लोग जरा लिख लें ये सब। चलें, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं हम पास्ट पेपर का। ये पास्ट पेपर वाला क्वेश्चन देखें। द बुक कीपर ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020. However, the balance of the control account did not agree with the total of the balances in the sales ledger. जरा गौर से पढ़ो क्या बोल रहे हैं बेटा, आप लोग की जरा अटेंशन यहाँ पर हो। देखो जरा क्या है। द बैलेंस ऑन द कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस किससे मैच नहीं हुआ है? ये लाइन पढ़ें। टोटल ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स इन द सेल्स लेजर। क्या बोलना चाह रहे हैं ये? कोई मुझे बता सकता है इस बात का मतलब क्या है? ये टोटल ऑफ बैलेंसेस ऑफ कंट्रोल अकाउंट ऑफ अकाउंट्स इन द सेल, मतलब ये जो इंडिविजुअल के जो टी अकाउंट है ना, इनके सबके बैलेंस सीडी। अगर सबके बैलेंस सीडी हमने प्लस किए तो वो कंट्रोल अकाउंट के बराबर नहीं बन रहे। मतलब ये सारे बैलेंस सीडी कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस सीडी के बराबर बनने चाहिए अगर सबको ऐड करें तो, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट इन सबका कलेक्टिव टी अकाउंट है। ये अलग अलग है, ठीक है, ऐसा मैच नहीं हो रहा। सही है। अब हम क्या करेंगे, जब मैच नहीं हो रहा होगा तो दो तरह की चीजें बनती है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने आसान कर दिया आपके लिए, वो बोला नहीं है इस तरह से, बहुत सीधा सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट बना के दे दिया है। वरना पता है क्या बोलते हैं? दो चीजें बनाने को बोलते हैं आप अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट बनाओ। जो पुराना कंट्रोल अकाउंट है उसमें एडिशंस करो, अपडेशंस करो, मतलब जो उसमें चेंजेस हैं अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट बनाओ। और रिकंसिलेशन बनाओ, मतलब जो गलतियां कंट्रोल अकाउंट की हैं वो अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट में आ जाएंगी, जो गलतियां इंडिविजुअल की हैं वो रिकंसिलेशन में आ जाएंगी। सही है ना? लेकिन यहां पर उन्होंने क्या आसान कर दिया कि टेबल फॉर्मेट में दे दिया, बहुत इजी, बस प्लस माइनस करवा रहे हैं आपसे। पहला वाला एरर देखें जरा गौर से पढ़ें। फर्स्ट एरर देख के मुझे बताएं इसमें क्या होगा, कौन सा एरर है तीनों में से? 3 एरर्स लिखवाए थे मैंने, इन तीनों में से कौन सा है? द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट बाय 160। सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट मतलब टोटलिंग का एरर है। ये क्या है? सेकंड वाला मेरे ख्याल से। एरर इन टोटलिंग ऑफ जर्नल। सही है। एरर इन टोटलिंग ऑफ जर्नल क्या बोला हुआ है? सेल्स रिटर्न हैज बीन ओवरकास्ट। सेल्स रिटर्न को ओवरकास्ट कर दिया है, मतलब सही करने के लिए सेल्स रिटर्न को कम करेंगे बढ़ाएंगे? बोले भाई, भाई बोलो सब के सब। सेल्स रिटर्न को कम करेंगे। सेल्स रिटर्न को कम करने का मतलब क्या है? कस्टमर का बैलेंस तो बढ़ जाएगा। ये सोचो एक कस्टमर है, उसने गुड वापस किए 10,000 रुपए के, हमने कहा नहीं 10,000 के नहीं भाई, ये तो 8,000 के हैं। तो उस बंदे का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना, थोड़ा सा यूं समझो। क्योंकि सेल्स रिटर्न वैसे कहां पर आता है? डेबिट पे या क्रेडिट पर? नहीं, सेल्स रिटर्न कहाँ आता है? ये परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न कहाँ आता है? क्रेडिट पर। सेल्स रिटर्न क्रेडिट पर आता है लेकिन कम करना होगा तो ऑपोजिट करना पड़ेगा, डेबिट पे करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे, पहला वाला इन्होंने करके दे दिया, और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में होगा, इंडिविजुअल में नहीं होगा। ठीक है। तो ओनली कंट्रोल अकाउंट का ये एरर है।
दूसरा एरर देखें जरा, द बैलेंस ऑफ सेल लेजर अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट बाय 150। गौर से पढ़ो वापस से, द बैलेंस ऑफ सेल्स लेजर अकाउंट, ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, सेल लेजर अकाउंट, सेल लेजर अकाउंट का मतलब क्या है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल एक बंदे के अकाउंट में मसला है, इंडिविजुअल वाले बंदे में मसला है। अगर इंडिविजुअल के अकाउंट में मसला है, वो अंडर कास्ट है, तो उसको क्या करना है, बढ़ाना है, तो प्लस हो जाएगा 150 इसके अंदर। इसको मैं आर, इंडिविजुअल को मैं मैं ये रिकंसिलेशन लिख रहा कैमरे हूँ, ठीक है ना, इंडिविजुअल में हमेशा मैं आर लिखूंगा, अंडरस्टूड रहना चाहिए आप लोगों के लिए। जब भी इंडिविजुअल का कुछ होगा तो हम आर लिखेंगे, आर मतलब रिकंसिलेशन, क्योंकि इंडिविजुअल इतना बड़ा लिखना मुश्किल है। इसमें लिख रहा हूं मैं कंट्रोल, या सी भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं वर्किंग। नेक्स्ट, an entry in the sales journal for Suzanne Baker 370 has been posted as a debit entry in the ledger account of Sarah Barker। जरा गौर से पढ़ो वापस से, एंट्री क्या है, एक एंट्री है सेल्स जर्नल में सुजैन बेकर की, गलती से किसके अकाउंट में जाके लिख दी हमने, सारा बारकर के, और सारा बारकर भी कस्टमर ही है, उसका भी नाम सेल लेजर में ही है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इस एंट्री से ओवरऑल टोटल कस्टमर्स के बैलेंसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं बोलूँ मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी से मुझे पैसे लेने हैं, मतलब गलती तो है, लेकिन ये ऐसी गलती नहीं है कि जिससे टोटलिंग में फर्क आ जाए, मतलब टोटल कस्टमर्स की वैल्यू तो वही रहेगी ना मेरी, है ना, मतलब ये एरर है, इस एरर को हम कुछ भी नहीं कर सकते, इग्नोर कर देंगे, नो इफेक्ट है इस एरर का। ठीक है, थोड़ा सा जाग जाएं भाई, थोड़ा सा मुझे कुछ लोग सोते हुए नजर आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। क्वेश्चन जब तक खुद रीड नहीं करेंगे ना, अब मैं रुका हुआ हूँ सब कुछ, फोर वाला क्वेश्चन पहले खुद रीड कर लें, फोर वाली एंट्री पहले खुद रीड करें सब लोग, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर। द बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्डेड द रिटर्न ऑफ अ चेक, चेक रिटर्न हो गया मतलब डिसऑनर्ड चेक हो गया, मतलब चेक बाउंस हो गया कस्टमर का। ठीक है, द ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ ना इंडिविजुअल में, तो ये एरर कहां पर होगा, बोथ, मतलब सॉर्ट ऑफ पहला वाला एरर ही हो गया ना। पहले वाले एरर में क्या है, रिकॉर्ड एरर इन जर्नल, मतलब जर्नल में एरर हो गया ना, जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं की एंट्री कहीं भी, जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले एंट्री जर्नल में जाती है, फिर वहां से ही आगे पोस्ट होती है। अब जर्नल में एंट्री नहीं डाली तो दोनों जगहों पे नहीं पोस्ट हुई, तो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्या चीज है ये, डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक से कस्टमर का बैलेंस बढ़ जाता है कम हो जाता है, सोचो जरा, बढ़ेगा ज़ाहिर है, क्योंकि बंदे का चेक बाउंस हो गया, जैसे ही उसने चेक दिया था, एक बंदे ने हमें 10,000 रुपये का चेक दिया, हमने उसका बैलेंस 10,000 से गिरा दिया कि भाई पेमेंट आ गई, तो डिसऑनर होगा तो वापस बढ़ा देंगे, तो इसीलिए डिसऑनर चेक में बैलेंस बढ़ जाता है, प्लस होगा ये। अच्छा, माइनस वाला कुछ भी नहीं आया अभी तक। एन एंट्रिंग द जनरल जर्नल टू राइट ऑफ द बैलेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ जे लिमिटेड 230 एज इररिकवरेबल हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। जरा गौर से वापस पढ़ें, कहाँ मिस्टेक है। Copying में mistake. An entry in the general journal to write off the balance of the account of J Limited 230 as irrecoverable had been posted to the, हाँ भाई ये देखो कहाँ करना होता है, बैड डेट है ये, बैड डेट कहाँ पर आता है, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट, लेकिन गलती कहाँ है, ये कंट्रोल अकाउंट की गलती नहीं है, ये देखना है हमें, कंट्रोल अकाउंट ये है, मतलब इन रिकंसिलेशन वाली गलती, मतलब इंडिविजुअल की गलती है, इसको आर लिख दो, रिकंसिलेशन लिख दो, जब भी इंडिविजुअल की गलती हो ना रिकंसिलेशन लिख दिया करो। ये वाली चीज जब बना रहे हैं ना, समझो ये रिकंसिलेशन है, और ये जब बना रहे हैं, ये क्या है, एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट है एक तरह से। ठीक है, दो चीजें बन रही हैं, इसको, इस वाले को हम कहेंगे एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट, ये फॉर्मेट के तौर पे नहीं बनवा रहे हैं, उन्होंने प्लस माइनस करा लिया इस क्वेश्चन में, जैसे कभी कभार एज अ फॉर्मेट कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेशन का मतलब भी ये होता है दो चीजों को मैच करवाना। तो अब क्या करेंगे, कितने का बैलेंस है, ये 230 का है ना, लेकिन डबल अमाउंट से सही होगा ये, याद रखना, एक एंट्री आप रिकॉर्ड ना करो तो वो सिंगल अमाउंट से रिकॉर्ड होती है, लेकिन अगर गलत रिकॉर्ड कर दो, ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो, तो वो एंट्री हमेशा क्या होगी, डबल अमाउंट से सही होगी। तो 230 का डबल क्या हो जाएगा आपका, 460, 460 से माइनस होगा दोनों में। अब जरा टोटल कर लो क्या बनेगा,
लेकिन नहीं, दोबारा पढ़ने जरा गौर से। ये कहाँ पर मसला है, सिर्फ सॉरी, दोनों जगह पढ़नी है, एक ही जगह पे, कंट्रोल अकाउंट में नहीं है ये गलती। सिर्फ आर लिखा है ना हमने, रिकंसिलेशन की मिस्टेक है सिर्फ। बस टोटल करने जरा क्या बनेगा। हाँ जी। देखो आफ्टर द करेक्शन, सारी करेक्शन करने के बाद क्या होगा, ये सारे के सारे इक्वल आ गए, 15430, 15430। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के अंदर एक थ्योरी का पार्ट भी था। स्टेट 3 रीजन वाई बिजनेस में प्रिपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने के 3 रीजन क्या हो सकते हैं। पेमेंट में गलती हो गई है, पेमेंट देखो में। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का एक तो आपने डिस्कस किया ना, मेन रीजन तो यही है कि हम टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ परचेज लेजर अकाउंट। आई रिपीट वंस अगेन, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के बेनिफिट्स पूछे हैं ना, तो मेन बेनिफिट क्या होगा, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ परचेज लेजर अकाउंट्स। जो इंडिविजुअल बंदे के टी अकाउंट्स हैं उसको परचेज लेजर अकाउंट्स कहते हैं। एक तो ये है मेन। देखो ये तीन मैं लिखवा रहा हूँ को बेनिफिट्स। ठीक है, ये पार्ट बी है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ परचेज लेजर अकाउंट्स। दूसरा बेनिफिट क्या है कंट्रोल अकाउंट का, टू प्रिवेंट फ्रॉड। कंट्रोल अकाउंट अगर होगा तो प्रिवेंट कर लेगा फ्रॉड को। कैसे प्रिवेंट करेगा, कि आपका जो स्टाफ होगा उसको थोड़ा सा डर होगा कि यार यहाँ पर तो कंट्रोल अकाउंट वगैरह बनते हैं, तो हम शायद कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे, तो फ्रॉड करेगा ही नहीं, प्रिवेंट हो जाएगा फ्रॉड। हमारा मकसद क्या होता है, फ्रॉड प्रिवेंट हो, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी आप सुपर मार्केट में जाते हो, वहां लिखा हुआ होता है ना कि भाई कैमरा लगा हुआ है, बता रहे होते हैं कि है ना कैमरे की आंख आपको देख रही है। क्यों लिखा हुआ होता है वो, भाई वो नहीं बताएं, छुपा के रखें कैमरा, बंदा चोरी करे फौरन आके पकड़ ले कोई इसको। तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, वो सुपरमार्केट वाले ये चाह नहीं रहे कस्टमर चोरी करे हम उसको पकड़े और तमाशा हो। वो चाह रहे हैं कि पहले से हम उसको बता दें बेटा कैमरा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा एहतियात से करना नहीं ऐसी कोई हरकत। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे यही चाह रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए क्या होगा, फ्रॉड प्रिवेंट हो जाएगा। मतलब हमारा स्टाफ फ्रॉड करने से रुक जाएगा, अगर अकाउंटेंट कोशिश भी करेगा, उसको पता होगा कि होता ही है कि डिवीजन करते हैं, कि एक बंदे से ये वाले टी अकाउंट बना रहे हैं ना, उसी से कंट्रोल अकाउंट नहीं बनवाएंगे, कंट्रोल अकाउंट किसी और बंदे से बनवाएंगे, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो या फ्रॉड हो तो पकड़ी जाए। और दूसरा क्या, डिटेक्ट एरर्स। एरर डिटेक्ट कैसे कर लेगा भाई, दोनों चीजें मैच नहीं होंगी तो खुद ब खुद एरर्स पता चल जाएंगे, भाई कोई एरर है, तो कंट्रोल अकाउंट से हमें एरर्स भी डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और बेनिफिट्स हैं, फिलहाल तीन उन्होंने बोले हैं तो मैंने तीन लिखवा दिए। स्टडी पैक में आप देखोगे फर्स्ट पेज पे और भी एरर्स लिखे हुए हैं, और भी मतलब बेनिफिट लिखे हुए हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, जब तक ये मैं रेस कर रहा हूँ आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर दें। अजान हो रही है, मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, लेकिन आप लोग ब्रेक नहीं लेंगे, खामोशी से काम करते रहेंगे। ये चारों चीजें बनानी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में, उससे पहले कह रहे हैं एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ टू अ बिजनेस ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट। अभी हमने लिख लिए हैं। ठीक है, 2 बेनिफिट हम लिख चुके हैं, चार तीन लिख चुके हैं बल्कि। अच्छा यहाँ लेकिन एक एक्स्ट्रा बात ये है कि एक्सप्लेन बोला हुआ है, मतलब एक 4 मार्क्स हैं और 2 बेनिफिट लिखने हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या 3 मार्क्स में 3 लिखने थे, तो फर्क कैसे हो गया, वहां एक बेनिफिट का 1 मार्क मिल रहा है, यहाँ एक बेनिफिट के 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। जो भी पॉइंट लिखोगे ना एक सेंटेंस में नहीं लिखोगे, थोड़ा सा उसको एग्जैजरेट, थोड़ा सा आप उसको एक्सपैंड करोगे, थोड़ा सा डेवलप करोगे पॉइंट को। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर लिखा है, क्या कहते हैं, यहाँ पर आपने पॉइंट लिखा है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ परचेज लेजर अकाउंट, तो एक लाइन और ऐड कर दो। यहाँ पर सिर्फ परचेज लेजर की बात नहीं ना, ओवरऑल कंट्रोल अकाउंट की बात की ना, तो आप बोलोगे टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ परचेजेस एंड सेल्स लेजर अकाउंट्स, फुल स्टॉप। उसके बाद आप लिखोगे इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी कैन मेक एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट एंड रिकंसिलेशन। मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड करना है आपको अपने पॉइंट को। लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ। 2 पॉइंट्स क्या होंगे, 2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ। नंबर 1, एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट। आंसर लिखें, नंबर 1, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, लिखें भाई, टू चेक द, वापस से देखो एक्सपेंडेबल है वो, पहले तो 1.1 मार्क वाला था, अब 2 मार्क का है सेम चीज। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सेल्स
and purchases ledger accounts. To check the accuracy of sales and purchases ledger accounts. अच्छा भाई, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट फुल स्टॉप के बाद एक और लाइन ऐड करेंगे. If the totals do not match, if the totals do not match, if the totals do not match, comma, we will prepare adjusted control account. We will prepare adjusted control account and reconciliation. मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड करना है हर पॉइंट को, समझे आप लोग. नेक्स्ट दूसरा क्या है? इट प्रिवेंट्स फ्रॉड. इस वाले को भी एक्सपैंड कर सकते हैं. अच्छा, इट प्रिवेंट्स फ्रॉड वाले को थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं और दूसरे तरीके से लिखवा देता हूं. इट एक्ट्स it acts as a it acts as a deterrent against fraud. It acts as a deterrent against fraud. क्या मतलब है? It acts as a deterrent against fraud. क्या मतलब है इसका? डेटरेंट अगेंस्ट फ्रॉड का मतलब स्टाफ, कोई बात है कि स्टाफ फ्रॉड करने से रुक जाए. ठीक है, अब इसको लेकिन ज़ाहिर है एक मार्क तो काफी नहीं है, तो आप बोलोगे शुरू में आप ये लिख सकते हो, इट प्रिवेंट्स फ्रॉड, और फिर सेकेंड लाइन में ये कर लो तो आपका ये थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, 2 मार्क्स का हो जाएगा. और मजीद अगर इसको और भी एक्सपैंड करना चाहो तो बहुत हो सकता है ये एक्सपैंड. लिखना नहीं है आगे का, वैसे बता देता हूँ. अगर कभी ज्यादा मार्क्स का आ जाए और 3 मार्क्स का, तो आप ये लिख सकते हो कि इफ द स्टाफ नोज दैट कंट्रोल अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, दे विल अवॉइड फ्रॉड एंड दे मे हैव लाइक अ फियर दैट दे माइट बी कैच. तो इस तरह से करके भी हम बात कर सकते हैं अगर मार्क्स और ज्यादा हो तो. राइट नाउ 2 मार्क्स के लिए इतना काफी है. पहले आपने ये लिख दिया, इट प्रिवेंट्स फ्रॉड, फिर आप लिख दोगे इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट अगेंस्ट फ्रॉड. स्टाफ ये भी लिख सकते हैं, एक लाइन और ऐड कर लो. चलो, स्टाफ मे नॉट अटेम्प्ट फ्रॉड व्हेन कंट्रोल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. ठीक है. अच्छा भाई, अब स्टार्ट कर लेते हैं. परचेज लेजर. परचेज लेजर का यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको? 4 चीजें बनानी है टोटल. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 4 हैं. देखें, करेक्टेड परचेज लेजर में कंट्रोल अकाउंट बनाना है, करेक्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, और दोनों के अमेंडेड टोटल. अमेंडेड टोटल मतलब रिकंसिलेशन बनानी है. जो अमेंडेड टोटल होते हैं बेसिकली ये रिकंसिलेशन बनानी है. परचेज लेजर की भी रिकंसिलेशन बनानी है, सेल लेजर की भी. परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी एडजस्टेड बनाना है, और सेल लेजर का भी कंट्रोल अकाउंट बनाना है एडजस्टेड. देखें जरा, वन बाय वन एंट्रीज देखते हैं. पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं. ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका दिया हुआ है? परचेज लेजर का. और ये किसका दिया है? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का. एक काम करें, सबका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं पहले. सबका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं. बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है इसका? टोटल ऑफ परचेज लेजर अकाउंट्स. ये इनकरेक्ट बैलेंस है 18496. दिस इज इनकरेक्ट बैलेंस. फिर इसके बाद कंट्रोल अकाउंट का कितना है? 18981. ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया कंट्रोल अकाउंट का. ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है. अब सेल लेजर का. सेल लेजर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? डबल ट्रिपल वन, बल्कि डबल वन 7. सॉरी, कंट्रोल अकाउंट का कितना है? 12385. पहले कंट्रोल अकाउंट का आएगा. फिर सेल लेजर का जो सेल लेजर बैलेंसेस हैं ये 11117.
बेटा जरा देखें मैं कहाँ से क्या लिख रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में परेशान ना हो। देखो जरा, बहुत असल में ना बहुत मिलते जुलते नाम है। ये क्या लिखा हुआ है, टोटल ऑफ लेजर अकाउंट्स, और टोटल ये क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट वाला कहाँ चला जाएगा, SLCA में या PLCA में। ये परचेज लेजर का है तो ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी। फिर ये वाली वैल्यू जो है नीचे वाली, इसके ऊपर वाली जो है लेजर बैलेंस, लेजर अकाउंट बैलेंसेस, ये टोटल ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस 18496, ये आ गया। परचेज लेजर बैलेंसेस के इनकरेक्ट बैलेंसेस से शुरुआत करेंगे। 18496 ये क्या है, इनकरेक्ट, अभी इसमें करेक्शन करनी है हमें। इसी तरीके से बाकी दो भी लिख दिए मैंने। अब हम एंट्रीज को रीड करते हैं, शाबाश चलें। अब जरा एंट्रीज को रीड करते हैं हम। कैश सेल्स ऑफ 480 had been recorded in the sales ledger control account। कैश सेल्स को कहाँ रिकॉर्ड कर लिया हमने, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में। क्या रिकॉर्ड होती है या नहीं होती, जवाब दें। कैश सेल्स कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, तो हटा दो उसको। ठीक है, याद है आपको, यान आपको याद है, फॉर्मेट नहीं याद है कंट्रोल अकाउंट का, नहीं याद है ना। देखो कैश सेल्स कंट्रोल अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती, तो हमने रिकॉर्ड कर दी है। कहाँ रिकॉर्ड की होंगी, डेबिट पे की होंगी जाहिर है। तो हम हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, SLCA को क्रेडिट कर देंगे, जितने की कैश सेल्स हैं उससे 480। कैश सेल्स 480। Next, a credit note for 228 had been recorded as 282 in both purchase return journal and the supplier's account। ये इसकी करेक्शन दोनों जगहों पर होगी। क्या हुआ है जरा दोबारा देखें। क्रेडिट नोट फॉर 228 हैज बीन रिकॉर्डेड एज 282। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमेशा रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है। क्रेडिट नोट हुआ है, रिटर्न आया है हमारे पास 228 का, मतलब परचेज रिटर्न हमारी एक्सेप्ट हो गई 228 की। सही है, लेकिन हमने कितने का लिख दिया उसको, 282। कितना ज्यादा लिख दिया, कैलकुलेट करें कितना एक्स्ट्रा लिख दिया, जरा देखें डिफरेंस चेक करें दोनों का। कितना, 54, 54 है। दोनों का डिफरेंस देखें ना जरा, 288 और 282 का, 228 और 282 का डिफरेंस 54 का डिफरेंस है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करो कि 54 से क्या हुआ है, क्या ज्यादा किया क्या कम किया है, मुझे बताएंगे आप लोग। भाई 228 की परचेज रिटर्न थी, हमने कितने की रिकॉर्ड कर दी, 282 की। 54 से परचेज रिटर्न ज्यादा रिकॉर्ड कर दी है। परचेज रिटर्न को क्या करना है, कम। पर किसी भी चीज को कम करना होता है ना, उसको ऑपोजिट साइड पे लिखा जाता है, याद रखना। परचेज रिटर्न वैसे कहाँ होता है, बताओ। PLC में परचेज रिटर्न वैसे कहाँ होता है, डेब देखो परचेज रिटर्न डेबिट पर होता है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट पर होता है। PLCA में परचेज रिटर्न डेबिट पर होता है, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पर। और इसकी जो क्रेडिट वाली साइड होती है PLC की, कौन सी साइड होती है, प्लस वाली साइड होती है। अब क्रेडिट साइड प्लस वाली है, इसका मतलब है नीचे ले जाकर यहां पर क्या होगा, प्लस। ठीक है, जरा देखो समझ के जाना ये। हाँ नहीं, मुझे कर्टेसी में हाँ नहीं बोल देना। जो भी एंट्री नहीं आ रही हो रुक जाना, रुकना से रुक जाए, मुझे समझ लेते हैं और पूछो उसी वक्त, फिर आगे जाने दो मुझे। वापस से बता रहा हूँ, जरा गौर से पहले क्वेश्चन समझ लें, फिर मेरा आंसर आपको समझ में आएगा। एक दफा ये लाइन रीड कर लो क्वेश्चन की। A credit note for 228 had been recorded as 282। पहले तो डिफरेंस समझ लो, 54 का डिफरेंस है। अच्छा, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में क्या फर्क होता है। भाई देखो, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है, अगर मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूं, मैं डेबिट नोट भेजूंगा, सामने से मेरे पास क्या आएगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट बेसिकली कंफर्मेशन कर रहा है कि हाँ परचेज रिटर्न मेरी हो गई है। तो बस क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो भी हो, ये समझ जाना कि रिटर्न की बात हो रही है। अब ये परचेज रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पर। तो परचेज रिटर्न हमने क्या करा है, कम रिकॉर्ड, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। अगर ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, हमें कम करना है, जिस चीज को कम करना है उसको ऑपोजिट साइड पे लिखा जाएगा। अब आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए कि परचेज रिटर्न होता कहाँ है। परचेज रिटर्न बाय डिफॉल्ट कहाँ पर होता है, डेबिट पर। आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट पर। और क्रेडिट वाली साइड इसकी प्लस वाली साइड है, तो इसका मतलब है जब पर यहाँ पर तो प्लस माइनस है ना, जो लेजर बैलेंसेस में प्लस माइनस है, तो यहाँ प्लस करो 54। अगर माइनस करना हो तो माइनस कर दो, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं है, प्लस माइनस चल रहा है। आगे चलें, कुछ नंबर 3 जरा रीड करें। कोशिश करें खुद से सोचने की, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें थोड़ा सा। गलत होगा मैं करेक्शन कर दूंगा, ट्राई टू अटेम्प्ट। द अकाउंट ऑफ अ कस्टमर with the balance of 485 has been set off against his account in the purchase ledger
नो रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन हैड बीन मेड इन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। साफ साफ बता रहे हैं गलती कहां पर है, सिर्फ एक जगह पर। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में हमने एंट्री नहीं बनाई, बना दो। क्या चीज है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ है, कहां पर आता है, डेबिट पर आता है। याद होना चाहिए, नहीं याद तो फॉर्म पेज खोल के रखो फॉर्मेट वाला, लेकिन ये याद नहीं होगा तो आपको गलती पकड़ना बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ हम क्या करेंगे, लिख देंगे डेबिट पर। राइट नाउ मिस्टेक्स देखने के लिए आ रहे हैं, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके सही करने जा रहे हैं। अगर हमें फॉर्मेट याद नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी इसको सही करना। इंटरेस्ट ऑफ $67 चार्ज बाय ट्रेड सप्लायर ऑन overdue अकाउंट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इधर वापस रीड कर रहा हूँ, 67 का इंटरेस्ट है, सप्लायर ने हमारे पर इंटरेस्ट लगाया, लेट पेमेंट का सरचार्ज हमने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया। क्या करेंगे, एक जगह या दो जगहों पर, दो जगहों पे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो 67 क्या होगा, दो जगहों पर आएगा। तो 67 रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है इंटरेस्ट, और यहां पर भी इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा। देन इसके बाद अ डिसऑनर्ड चेक ऑफ 394 हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। कहाँ मिस्टेक है, रिकंसिलेशन की मिस्टेक है, इंडिविजुअल की, कस्टमर के अकाउंट में मिस्टेक है। अच्छा, डबल अमाउंट से सही होगा ये भी। देखो डबल अमाउंट कहाँ इन्वॉल्व होती है, जहां आप उल्टा ऑपोजिट काम करते हो। एक होता है आप रोक लिखो ही नहीं, तो आप सिंगल अमाउंट से करोगे। लेकिन अगर आप उल्टा काम कर दो, ऑपोजिट काम कर दो, फिर क्या होगा, डबल अमाउंट से। मिसाल के तौर पे, भाई मैंने जो है अहमद को बोला कि भाई जाओ वहाँ ऑफिस में जाओ और ₹500 लेकर आओ। ये वहां गया, गलती से 500 देकर आ गया, कितने वापस लेगा, 1000। कि भाई 500 लेने थे, उल्टा 500 दे दिए, तो सही करने के लिए एक दफा तो अगर 500 ही लेगा तो कैंसिल हो गया बस। तो एक्चुअली जो है एक्चुअल एंट्री भी तो बनानी है ना। सही है, मैंने किसी बच्चे को भेजा, जाओ यार वो फला स्टूडेंट है, उसने नोट्स लिए हुए हैं, उससे 5,000 रुपये लेकर आओ। वहां उसके घर गया और उसने बोला नहीं सर ने 5,000 देने को बोला है, और देकर आ गया, तो अब क्या हुआ, डबल वापस लेगा। ठीक है, तो ये बात है कि जब भी ऑपोजिट एंट्री बन जाए तो डबल अमाउंट से सही होती है। 394 का डबल कितना हो जाएगा, यस, 394 का डबल 788. 788। ओके, 788 का डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक से बैलेंस इंक्रीज होता है, प्लस कर लें। अब सारे चेक करें जरा, इन दोनों को प्लस करें, क्या बनेगा जी, बताएं जरा क्या बन रहा है, 11905। बैलेंस शीट निकालें। 18617. टोटल करो, 1914. ठीक है, 19102। देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा अभी आज आगे चलेंगे, अभी हमने बनाया नहीं है, कंट्रोल अकाउंट का बनाइए। एसएलसी का बैलेंस और सेल लेजर बैलेंसेस मैच होने चाहिए। 12385 -480, ये ऊपर वाली वैल्यू 11905 होनी चाहिए। ठीक है. ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू मैच होनी चाहिए। ठीक है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू शुड मैच। और दूसरी कौन सी दो वैल्यूज मैच होंगी, ये वैल्यू और जो पीएलसी के भी हम निकालेंगे, ये दोनों वैल्यूज भी मैच होने चाहिए। बताएं जरा इसका टोटल क्या आ रहा है, इसका भी यही आना चाहिए, 18617। ठीक है, तो ये दोनों में दो दो वैल्यूज मैच हो गई, तो बस ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन हमारा, यही पर्पज का आज का इतना ही रखें।